मेरे ख्याल से इस दशक में टू व्हीलर के बाजार में सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक ही होंगी। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी वाहनों की है। इनमें दो पहिया गाड़ियां ज्यादा हैं। अगर इस स्थिति में बड़ा बदलाव आता है तो मेरे ख्याल से इसका असर भी बड़ा होगा। ये बड़ी बात है क्योंकि ई व्हीकल के बाजार में आने से पूरी दुनिया का भला होगा। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की शुरुआत हो चुकी है और जल्द ही हर ओर यही दिखाई देंगे। लेकिन आम भारतीयों के लिए ई स्कूटर्स की शुरुआत का मतलब क्या है? और अब जब लोग इनका रुख कर रहे हैं तो चुनौतियां क्या क्या हैं? स्वागत है आपका इलेक्ट्रिक दुनिया के शो व्हाट्सएप में। अगस्त 2021 में ओला इलेक्ट्रिक ने अपने S1 और S1 प्रो स्कूटर्स की प्री बुकिंग का ऐलान किया। ये ई स्कूटर सिर्फ 500 रुपए देकर बुक किए जा सकते थे। 24 घंटों के भीतर ही 1 लाख लोगों ने इसकी बुकिंग की। हालांकि इससे पहले उनकी वेबसाइट पर इतने लोग आ गए कि वेबसाइट ही क्रैश हो गई। प्री बुकिंग कराने के महीने भर बाद ग्राहक बुकिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए कुछ भुगतान भी कर सके। ओला का दावा है कि उसने 2 दिनों के भीतर 1100 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए थे। इन बातों से संकेत मिलता है कि बाजार में बड़ा बदलाव हो रहा है। अब ओला का खजाना भरा हुआ तो दिख रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रिक 2 पहिया गाड़ियों में दिलचस्पी ले कौन रहा है। भारत के टू व्हीलर ईवी बाजार में ओला अभी तो सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन वो इस बाजार में अभी बस उतरी ही है। तो मैदान में और कौन-कौन है? शुरुआती स्तर के ई स्कूटर बाजार में हीरो इलेक्ट्रिक का बोलबाला है। ओकिनावा भी इसी तरह के वाहन बनाती है। हालांकि ये दूसरे देशों में बने स्कूटरों पर अपना ठप्पा लगाकर बेचती है। बजाज की चेतक इलेक्ट्रिक और टीवीएस की iQube भी 2 बड़ी कंपनियां हैं जो देश में ई स्कूटर बेच रही हैं। हालांकि इनकी बिक्री अभी कम ही है। वहीं एथर एनर्जी नाम का एक स्टार्टअप भी है जो एथर 450X और एथर 450 प्लस नाम के स्कूटर बेच रहा है। एथर की स्थापना IIT से ग्रेजुएशन करने वाले तरुण मेहता और स्वप्निल जैन ने एक एनर्जी कंपनी के तौर पर की थी। वो बैटरी बनाकर उन्हें स्कूटर बनाने वाली कंपनियों को बेचना चाहते थे, लेकिन अब वो खुद ई स्कूटर्स की लहर पर सवार हैं। 6 महीनों में 4 इलेक्ट्रिक स्कूटर हमारे सामने बोल गए, और ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि हम उन्हें बुरी तरह इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो बुरे वाहन थे। लेकिन इन्हें चलाकर हम 2 बातों को लेकर आश्वस्त हो गए। पहली, हमें भरोसा है कि आने वाला वक्त इलेक्ट्रिक का ही है। ये टेक्नोलॉजी सही है और एक अच्छा बनाया गया इलेक्ट्रिक व्हीकल लोगों को पसंद आएगा ही। दूसरी बात ये कि अभी बिक रही सारी गाड़ियां बेकार हैं। हमें बिल्कुल नई शुरुआत करनी होगी और लोगों को अच्छा अनुभव मुहैया कराना होगा। भारत में जो ई स्कूटर बिक रहे थे उससे सिर्फ एथर एनर्जी के संस्थापक ही निराश नहीं थे। भारत में 2 पहिया ईवी की शुरुआती दिनों में ग्राहक सस्ते वाहनों की उम्मीद कर रहे थे। वो कम लागत वाले और टिकाऊ उत्पाद चाहते थे। पहली 2 चीजें भले ही मिल गई हों, लेकिन तीसरी नहीं मिली। वो टू व्हीलर अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। उनकी कीमत एक तय सीमा से कम रखनी थी, तो उनकी स्पीड भी कम रखी थी। तो इनसे उम्मीद तो जगी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तब से अब तक हालात वाकई बदल गए हैं। अब लेड एसिड और लिथियम आयन वाली बैटरियां आ गई हैं। गुणवत्ता, कीमत, तकनीक और कनेक्टिविटी सब कुछ ही प्रायोरिटी बन गया है। अब लोग हर चीज को ही अपने फोन से कंट्रोल करना चाहते हैं। इसलिए स्मार्ट स्कूटर बाजार में आया। फिर जलवायु परिवर्तन और खराब हवा की दिक्कत आई तो सरकारी नीतियां और सब्सिडी की भी शुरुआत हो गई। इससे भारत में ई वाहनों के ट्रेंड ने मजबूती से पैर जमा लिया। लेकिन इस ट्रेंड को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए भारत के पेचीदा ग्राहकों को लुभाना होगा। आखिरकार भारत दुनिया में टू व्हीलर का सबसे बड़ा बाजार है, तो ये मुश्किल ग्राहक आखिर चाहता क्या है? भारतीय ग्राहक कीमत को लेकर बहुत सचेत हैं। अक्सर लोग इसे लागत से जोड़ते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। भारतीय उसी चीज पर ज्यादा पैसे खर्च करते हैं जिसकी कीमत वे ज्यादा समझते हैं। मेरे ख्याल से एक आम भारतीय ग्राहक सबसे ज्यादा ध्यान प्रोडक्ट की गुणवत्ता और इसके टिकाऊपन पर देता है।
मुझे लगता है कि ये बस एक भ्रम है कि भारतीय सबसे सस्ती चीज चाहते हैं। I think it's a myth that the Indian two-wheeler customer is looking for the cheapest product. Okay, so the तो आम सहमति इस बात को लेकर लगती है कि भारतीय ग्राहक पैसा वसूल और अच्छी क्वालिटी वाला उत्पाद चाहता है। लेकिन इलेक्ट्रिक बाजार में कदम रखने वाली किसी भी कंपनी के लिए ये मांगे पूरी करना बहुत मुश्किल है। अगर वो ये कर पाए तो वो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। आप ओला की ही मिसाल ले लीजिए। S1 और S1 Pro नीदरलैंड्स की ईटरगो ऐप स्कूटर से प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन ओला ने इन पर पर्याप्त काम किया है। जिन स्कूटर्स का उत्पादन किया जाएगा उन्हें भारतीय ग्राहकों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। बैटरी में लगने वाले सेल के अलावा इसका हर पुर्जा कृष्णगिरी में ओला की 500 एकड़ में फैली फ्यूचर फैक्ट्री में बनाया गया है। इसमें सिर्फ महिलाएं काम कर रही हैं, जो करीब 10,000 हैं। ओला को इससे भारी कमाई की उम्मीद है। पहले चरण में करीब 20 लाख स्कूटर बनाए जाएंगे। फिर चौथे चरण तक फैक्ट्री का सारा काम पूरा हो जाएगा और उत्पादन क्षमता 1 करोड़ स्कूटर तक हो जाएगी। हमारे पास भारत में बड़ा घरेलू बाजार है, लेकिन साथ ही हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पहुंचना चाहते हैं। इस फैक्ट्री से हम मेक इन इंडिया को दुनिया में पहुंचाएंगे। दुनिया भर में बोलबाले का सपना एक तरफ, लेकिन आप ई स्कूटर खरीदने वाले ग्राहक की सबसे बड़ी समस्या को समझे बिना उसे आकर्षित नहीं कर सकते हैं। यह है कीमत और चार्जिंग का झंझट। बैटरी बदलना सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि इससे वक्त बचेगा। ये पेट्रोल भराने जैसा ही है, इससे वक्त बर्बाद नहीं होगा। मैं चार्जिंग का सिस्टम पसंद करूंगा। अगर सभी गाड़ियों के लिए एक जैसी बैटरी नहीं है तो बैटरी बदलने में मुश्किल होगी, आपको दिक्कत हो सकती है। मेरे ख्याल से चार्जिंग से सबको आसानी रहेगी। अलग अलग निर्माताओं के पास अलग अलग उपाय हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने थाईलैंड की बैटरी स्वैपिंग कंपनी गोगोरो के साथ समझौता किया है। हालांकि इसका नतीजा अभी तक नहीं दिखा है, लेकिन ज्यादातर भारतीय ग्राहक मुकम्मल ई स्कूटर चाहते हैं। बैटरी स्वैपिंग में बैटरी स्कूटर का वो हिस्सा होगा जो आपका नहीं होगा। बैटरी स्टेशन स्थापित करना और उन्हें मेंटेन करना बहुत महंगा है। इसके लिए आपको और जमीन चाहिए, अतिरिक्त बैटरी चाहिए और स्टेशन पर कर्मचारी भी, जबकि चार्जिंग स्टेशन ज्यादा जगह नहीं लेते हैं और इनके लिए कर्मचारी भी नहीं चाहिए। साथ ही चार्जिंग पोर्ट को स्टैंडर्डाइज करना आसान है। आप यूनिवर्सल पोर्ट बना सकते हैं जो एक ही साइज के हों और हर बैटरी में लग जाएं। हीरो इलेक्ट्रिक का भी उदाहरण है। बदली जा सकने वाली बैटरी अपनाकर उन्होंने चार्जिंग का झंझट ही खत्म कर दिया है। इन्हें अलग करके कहीं भी ले जाया जा सकता है और 3-पिन सॉकेट में कहीं भी चार्ज किया जा सकता है। हालांकि इसके बावजूद उन्हें ईवी स्टार्टअप मैसिव मोबिलिटी के साथ हाथ मिलाना पड़ा। उनका लक्ष्य अब अगले 2 सालों में कुल 20,000 चार्जर बनाने का है। ओला और एथर भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। एथर रोजाना एक चार्जर लगा रहा है जिसे उन्होंने एथर ग्रिड नाम दिया है। उन्हें उम्मीद है कि वो जल्द ही देश भर में कुल 500 फास्ट चार्जर स्थापित कर देंगे। ओला की योजना अगले 5 सालों में भारत के 400 शहरों में कुल 1 लाख फास्ट चार्जर लगाने की है। ग्राहकों के लिए चीजें आसान बनाने के लिए घरों में चार्जर लगाने का विकल्प मौजूद है, लेकिन भारत के जिन बड़े शहरों में लोग ऊंची इमारतों वाले अपार्टमेंट्स में रहते हैं, वहां घर में चार्जर लगाने की इजाजत मिलना काफी मुश्किल है। मुझे ईवी नहीं खरीदना था, लेकिन एक स्टोरी के सिलसिले में मैं अपनी सोसाइटी के ऑफिस में ये पता करने गया कि क्या मैं अपनी पार्किंग की जगह एक चार्जिंग पॉइंट लगवा सकता हूँ। लेकिन काफ़ी प्रोग्रेसिव और अमीरों की रिहाइश वाली सोसाइटी होने के बावजूद उन्हें ये नहीं पता था कि इसकी प्रक्रिया कैसे शुरू करनी है। तो उन्होंने कहा, आप हमें एक लेटर लिख कर दे दीजिए, फिर हम आपको पता करके बता देंगे। और उन्होंने मुझे बताया कि इस पर फैसला करने में उन्हें 3 महीने लगेंगे। मतलब अभी तक उन्होंने सोसाइटी में चार्जिंग पॉइंट लगाने के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। लेकिन अगर आपने बैटरी का मसला सुलझा भी लिया और आपका स्कूटर पूरा चार्ज हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पर्यावरण के लिए बुरा उत्सर्जन नहीं हो रहा। आप तो ग्रीन हो गए, लेकिन भारत तो बिजली बनाने के लिए अभी भी बहुत हद तक कोयले पर निर्भर है। तो क्या ईवी वाकई ग्रीन है जब इसमें जा रही बिजली ही ग्रीन नहीं है? तो अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन, बिजली की मांग और साथ मिलकर ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत विकसित करने में सक्षम हैं,
तो यही बड़ा उद्देश्य भी है। आप ये नहीं कह सकते कि जब तक क्लीन एनर्जी नहीं होगी हम इलेक्ट्रिक वाहन नहीं चलाएंगे। दोनों साथ साथ चल सकते हैं और मुझे लगता है कि भारत इस तरह के बदलाव के लिए तैयार है। यहाँ सोलर और विंड समेत स्वच्छ ऊर्जा के तमाम स्रोतों पर इतना फोकस है, इसकी मदद से हमारे ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाहन स्वच्छ ऊर्जा पर चल रहे होंगे। साथ ही इसमें भविष्य में एक स्मार्ट मीटर जैसी व्यवस्था भी की जा सकती है या स्वच्छ ऊर्जा इस्तेमाल करने पर बदले में कुछ दिया जा सकता है, जिससे ये पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त समाधान बन जाएगा। भारत और भारतीय ईवी निर्माताओं के लक्ष्य बहुत बुलंद हैं। साफ और बेहतर भविष्य की उम्मीद में वो अगले कुछ सालों में भारत को 20 करोड़ दोपहिया ईवी का बाजार बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन स्कूटर इस संख्या का बहुत छोटा सा हिस्सा है। अभी तो ऐसा लगता है कि हर निर्माता के पास एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की योजना है, जिसके बारे में वो खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों की रेस में भारत का योगदान सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहेगा। जब भारत किसी समस्या का समाधान खोज लेता है तो दुनिया के कई देशों के लिए वह समस्या अपने आप सुलझ जाती है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा आबादी और ज़्यादा वाहन हैं। तो एक बार भारत में ईवी लोकप्रिय होने के बाद यह तकनीक तेज़ी से विकसित होगी और पूरी दुनिया इसके नक्शे कदम पर चल सकेगी। इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे यह बात उत्साहित करती है कि हम ईवी का मसला हल कर लेंगे तो दुनिया का मसला हल हो जाएगा। और बहुत कुछ हल करना बाकी है। खराब बैटरियों का निस्तारण अगले कुछ सालों में बड़ा मुद्दा होगा। चलन से बाहर हो चुकी रिसाइकलिंग मशीनें बेहद जरूरी हो जाएंगी। ऊर्जा संसाधनों का इस्तेमाल अहम हो जाएगा। कुल मिलाकर भारत के 2 व्हीलर ईवी बाजार में काफी संभावनाएं दिख रही हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।